अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का, जिसका नेम है सेल साइकिल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने अपने पिछले चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है। चैप्टर नंबर 4 में हमने सेल और सेल की ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा कि सेल क्या होता है और सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस किस टाइप की होती हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है। तो हमने वन बाय वन इन सब को डिटेल में पढ़ा था। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में पाया जाता है। फिर हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा, क्रोमेटिन्स के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ा था और न्यूक्लियर इनवेब्स के बारे में पढ़ा था। हमने इन सब को वन बाय वन जो है वो डिस्कस किया था। अब हम जो है सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर सकें। हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा, उसका लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट के बारे में पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, गोल्जी ऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। हमने एक मेन डिफरेंस देखा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में। डिफरेंस देखा था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। हमने साइज़ के बारे में पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 10 गुना बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स से। देन हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा कि वो रप्चर्ड कैसे होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में कैसे रहते हैं और वो श्रिंक कब होते हैं। एंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा, एक्सोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा था, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा था। फैगोसाइटोसिस मीन्स सेलुलर ईटिंग एंड पाइनोसाइटोसिस मीन्स सेलुलर ड्रिंकिंग। देन हमने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ के आगे हमारे पास कुछ टाइप्स आ गई थी, जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम है और सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। इन सब को हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिटेल में बात कर चुके हैं और इसको पढ़ भी चुके हैं। एनिमल्स में हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, मसल्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि मसल सेल्स होते हैं, एक न्यूक्लियस पाया जाता है उनके अंदर, ठीक है। और उनकी हम लोगों ने बताया था कि मसल फाइबर्स होते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है क्या करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्सेशंस की। देन हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा कि प्लांट टिश्यूज़ में सिंपल टिश्यूज़ होते हैं और कंपाउंड टिश्यूज़ होते हैं। सिंपल टिश्यूज़ के आगे हमने टाइप्स पढ़ी थी और फिर कंपाउंड टिश्यूज़ की भी टाइप्स पढ़ी थी। And now we are going to start our new chapter, cell cycle. The most basic characteristics of life is reproduction. जो हमारी ज़िंदगी है या इंसान है या ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे ख़ास जो है उसकी खसूसियत है वो क्या है, रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन मीन्स रिप्रोड्यूस करना, आगे अपनी नस्ल को बढ़ाना, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रिप्रोडक्शन मीन्स के आगे अपनी नस्ल को बढ़ाना। रिप्रोडक्शन अकर्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और रिप्रोडक्शन जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स पे होती है। और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Like
पार्ट ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स। आपको जैसे कि पता है कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, क्रोमोसोम्स भी होते हैं, क्रोमैटिन भी होता है। तो ये जब एक डिवीजन स्टार्ट होगी, एक कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हुई, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है, तो वो सबसे शॉर्ट लेवल पे मीन्स के सेलुलर लेवल पे स्टार्ट होगी। तो अगर सेल में क्रोमोसोम पाया जा रहा है तो वो भी क्या कर रहा है कि अपने जैसे न्यू क्रोमोसोम्स को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। वहां पे भी क्रोमोसोम्स की भी क्या हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है। सेल्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स, सेल्स जो है वो अपने जैसे ही और सेल्स पैदा करेंगे। एंड इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और जो इंसान है या इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग अपने बच्चे पैदा करेगा लाइक देमसेल्व्स, अपने ही जैसे, जैसे कि इंसान करता है और जैसे कि एनिमल्स करते हैं। बिल्ली जो है वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे जो होते हैं वो सेम कैसे होते हैं, बिल्ली जैसे होते हैं। कुत्ते के कुत्ते जैसे होते हैं, भैंस के भैंस जैसे होते हैं। मीन्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसान हैं, तो वो क्या है, अपने ही जैसे क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस करवा रहा है, पैदा करवा रहा है। इफ वी रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 1, अगर हम लोग चैप्टर 1 से पढ़ना स्टार्ट किए या चैप्टर 1 से देखें तो वहां पे हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी। किसने बताई थी, वो रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी। और क्या बताई थी, ही प्रपोज्ड एन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल बताया था, और वो प्रिंसिपल क्या था, ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स। जितने भी सेल हैं वो किससे बनते हैं, अपने ही जैसे और सेल्स से मिलके बनते हैं। मीन्स के जो सेल्स हैं वो अपने ही जैसे क्या है, और सेल्स पैदा कर रहे हैं। स्किन के सेल्स हैं तो वो स्किन सेल्स पैदा कर रहे हैं। अगर हमारे ऑर्गन्स के सेल्स हैं तो वो ऑर्गन के सेल्स को क्या है, पैदा कर रहे हैं। अगर हमारे हेयर सेल्स हैं तो वो हेयर के सेल्स को पैदा कर रहे हैं। मीन्स के सेल्स जो हैं वो अपने ही जैसे और सेल्स पैदा कर रहे हैं, जिससे क्या है, हमारी लाइफ जो है वो उसकी कंटिन्यूएशन है। मीन्स के लाइफ जो है हमारी कंटिन्यू है उससे। This principle tells us the continuation of life, including all aspects of reproduction, is based on reproduction of cells. ये principle हमें क्या बताता है कि इसी वजह से हमारी life जो है अब तक जारी है। जो एक सेल है वो अपने ही जैसे और सेल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करवाता है, जिससे हमारी जिंदगी जो है वो चलती रहती है। We commonly refer cellular reproduction as cell division. हम लोग ज़्यादातर जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन को किस में देखते हैं, सेल डिविजन में देखते हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल लाइफ ऑफ अ सेल साइकिल। और ये क्या है, हमारे एक लाइफ का, हमारे एक सेल का एक पूरा साइकिल है, एक पूरा हिस्सा है, जिसको हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। मीन्स के हमारे सेल्स के अंदर जो भी रिप्रोडक्शन हो रही है या सेल्स जो हैं वो दोबारा बन रहे हैं, उस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल साइकिल। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है व्हाट इज सेल साइकिल, कि सेल साइकिल हमारे पास क्या है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन सेल साइकिल। तो आप लोग को मैं बताती हूँ कि इसके अंदर इसका आंसर क्या आएगा। सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम a cell is produced until it completes mitosis and produce new cell. सेल साइकिल हमारे पास क्या है, सेल साइकिल हमारे पास इवेंट्स की एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर एक सेल जो है वो अपना एक पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करता है माइटोसिस का, और अपने ही जैसे न्यू सेल्स जो है वो पैदा करता है। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर फेजेस। सेल साइकिल जो है वो 2 फेजेस पे मुश्तमिल होता है। फर्स्ट फेज क्या है, हमारे पास इंटरफेज है, और दूसरी हमारे पास क्या है, माइटोटिक फेज, जिसको हम लोग एम फेज भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब क्वेश्चन बनता है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, राइट द नेम्स ऑफ द मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। के सेल साइकिल की जो 2 मेजर फेजेस हैं उनके क्या क्या नाम हैं। तो फर्स्ट जो है वो है इंटरफेज एंड द सेकंड वन इज माइटोटिक फेज। ये इसका आंसर है। देन अब हमें एक्सप्लेन किया गया है किसको, माइटोटिक फेज को और इंटरफेज को, जो हमारे पास मेजर फेजेस हैं उनके बारे में हमें बताया गया है। माइटोटिक फेज इज अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। माइटोटिक फेज क्या है, उसके अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल है। मीन्स के सेल साइकिल का एक शॉर्ट पीरियड है, वहां पे जो सेल का पूरा प्रोसीजर है वो एक लंबे अरसे तक नहीं चलता, बल्कि क्या है, एक शॉर्ट प्रोसीजर है और एक शॉर्ट टाइम में मुकम्मल हो जाता है। इट अल्टरनेट्स विद अ मच लॉन्गर इंटरफेस, और ये अल्टरनेट करता है किससे, मच लॉन्गर इंटरफेस से, जो कि हमारे पास नेक्स्ट फेज है। वेयर सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन, और इंटरफेस में क्या होता है, जहाँ पे सेल अपने आप को क्या करता है, डिवीजन के लिए तैयार करता है। दो हमारे पास फेज है, माइटोटिक फेज और इंटरफेज। माइटोटिक फेज जो है हमारे पास शॉर्ट पीरियड है, और जबकि इंटरफेज जो है हमारे पास लार्ज फेज है, लॉन्गर फेज है। और इंटरफेस का क्या हमारे पास फंक्शन है, वेयर सेल प्रिपेयर इट सेल्फ फॉर डिवीजन। यहाँ पे सेल अपने आप को डिवीजन के लिए, मीन्स के तकसीम करने के लिए आगे अपने आप को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है।
इंटरफेज इज द टाइम, इंटरफेज एक ऐसा टाइम है व्हेन सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी हाई, जब सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ज़्यादा होती है। एज इट परफॉर्म्स इट्स वेरियस फंक्शन, क्योंकि क्या कर रहा होता है कि इसने बहुत सारे क्या करने होते हैं, फंक्शन करने होते हैं, क्योंकि सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है डिवीजन के लिए। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 फेजेस, इंटरफेज को भी आगे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 है फर्स्ट गैप, एस फेज है हमारे पास सिंथेसिस फेज, एंड G2 इज द सेकंड गैप। तो हमारे पास 3 फेजेस हैं इंटरफेज की, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब हम इन तीनों फेजेस को वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करते हैं G1 फेज की, मींस के इंटरफेज की जो हमारे पास 3 फेजेस बताई गई हैं। फर्स्ट गैप जिसको G1 फेज बोलते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। G1 फेज क्या है, आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, G1 फेज जब बनती है तो उसके बाद क्या होता है, सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल, सेल क्या करता है, अपना सेल साइकिल स्टार्ट करता है इन G1 फेज में। ड्यूरिंग दिस फेज सेल इंक्रीज इट्स सप्लाई ऑफ प्रोटीन, और इसके अंदर क्या होता है, जब G1 फेज होती है सेल इंक्रीज कर देता है अपनी सप्लाई ऑफ प्रोटीन को। इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिज, और सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनेलिज जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मीन्स के बढ़ जाती हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, एंड ग्रोज इन साइज, और साथ में क्या करती है, इनका साइज भी बढ़ता है। G1 फेज में क्या होता है कि प्रोटीन्स की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ऑर्गेनेलिस का नंबर भी ज़्यादा हो जाते हैं और ऑर्गेनेलिस का साइज भी बढ़ जाते हैं। दिस फेज इज आल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम, और इसी फेज में सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो भी पैदा होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, डेट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज, जो कि हम लोगों को नेक्स्ट फेज के अंदर क्या है, रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए होते हैं, लेकिन वो कहाँ पे बन जाते हैं, पहले ही G1 फेज में क्या है वो बन जाते हैं, उनकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। एस फेज फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, और एस फेज का हमें बताया गया जैसे कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ पे होती है, एस फेज में होती है, तो उसके लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है वो हमारे पास G1 फेज में बन जाते हैं। यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है, टिपिकली इंटरफेज लास्ट फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर जो हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है सेल की डिवीजन के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसका 90% जो काम होता है या 90% जो टाइम लेता है वो कहाँ पे कंज्यूम होता है, सिर्फ इंटरफेज में। नेक्स्ट हमारे पास फेज है एस फेज। इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट्स इस क्रोमोसोम, इस फेज में सेल क्या करता है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, मींस के उसको उसकी कॉपीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, और जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि हर क्रोमोसोम जो है वो अपनी एक कॉपी बना देता है, जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड वन क्या है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, मींस कि इस क्रोमोसोम ने अपने ही जैसा एक और क्रोमोसोम जो है वो बना दिया, जिसको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, ये वाला। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं G2 फेज के बारे में। इन G2 फेज सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन दैट आर इसेंशियल फॉर माइटोसिस। इस फेज में क्या होता है कि सेल प्रिपेयर करते हैं प्रोटीन्स को, किस लिए, क्योंकि वो माइटोसिस के लिए ज़रूरी होती है। जो प्रोटीन माइटोसिस के लिए ज़रूरी होती है सेल उसको, प्रोटीन को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ताकि वो क्या कर सके, स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन करवा सकें। आफ्टर द G2 फेज ऑफ इंटरफेज, इंटरफेज की जब G2 फेज भी हमारे पास कंप्लीट हो जाती है, सेल एंटर्स द डिवीजन फेज, सेल अब कहाँ पे एंटर हो चुका है, डिवीजन फेज में एंटर हो चुका है। ये जो हम लोगों ने G1 फेज पढ़ी है, एस फेज पढ़ी है और G2 फेज पढ़ी है, इसके अंदर सेल ने सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर किया है डिवीजन के लिए, अभी उसकी डिवीजन स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही G2 फेज जो है हमारे पास एंड होगी, उसके बाद जो है सेल जो है अपनी डिवीजन स्टार्ट कर देगा। एम फेज इट इज करेक्टराइज बाय द माइटोसिस, एम फेज है जिसको हम लोग करेक्टराइज करते हैं माइटोसिस के, मीन्स के जैसे कि एम से माइटोसिस है। इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, इसके अंदर सेल क्या करते हैं, अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जी नोड फेज के बारे में। सेल्स दैट हैव टेम्पोरेरीली और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग आर सेड टू हैव एंटर्ड अ स्टेट ऑफ क्विसेंस कार्ड जियोफेज। सेल्स जो हैं एक फेज में दाखिल होते हैं जिसमें पता चलता है कि सेल्स ने आगे ग्रो करना है या नहीं करना, मींस के जैसे कि हमारे नेल्स हैं वो ग्रो करते रहते हैं, मींस के वो परमानेंटली ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। और अगर उनकी डिवीजन रुकती भी है तो वो टेम्पोरेरीली रुकती है, परमानेंट नहीं रुकती। और इसकी सेकंड एग्जांपल है हमारा कद, ठीक है, हमारी हाइट। हमारी हाइट जो है वो हमारी ज़िंदगी के साथ साथ मुकम्मल तौर पर नहीं बढ़ती रहती, ठीक है। एक फेज हमारी ज़िंदगी का ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है
कि हमारी जो ग्रोथ है, मीन्स कि हमारा जो कद है, हमारी हाइट जो है वो रुकना शुरू हो जाती है, मीन्स कि वो स्टॉप हो जाती है, हमारे जो सेल है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं। तो जी नॉट फेज में आके सेल्स का पता चलता है कि सेल्स जो है वो टेम्पोरेरीली स्टॉप करेंगे या फिर परमानेंटली। यहाँ पे हमें एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है, जो हम लोगों ने पूरा अभी ऊपर फेजेस के बारे में पढ़ा है उन सब को यहाँ पे कंपाइल करके बता दिया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने जीवन फेज के बारे में पढ़ा था। तो जीवन फेज में हम लोगों ने क्या क्या फंक्शन पढ़े थे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होती है, हमारे पास प्रोटीन बनती है, हमारे पास ऑर्गेनेलिस बनती हैं, और ऑर्गेनेलिस का जो साइज है उसकी क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एस फेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है और ग्रोथ इन साइज, और साइज का क्या होता है, ग्रो हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स ग्रोथ होते हैं। जैसा कि इसके अंदर एक जो है हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम था, क्रोमैटिन था, यहाँ पे क्या हो गया है, इसने डुप्लीकेशन की है और क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स में चेंज हो गए हैं। देन हमारे पास थर्ड फेज थी G2 फेज। G2 फेज में क्या होती है, मोर ग्रोथ होती है, किनकी, क्रोमोसोम्स की, ऑर्गेनेलिस की। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रही है, प्रोटीन बन रही है, डेट आर इसेंशियल फॉर माइटोसिस, जो कि किसके लिए, माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। देन हमारे पास आ जाती है माइटोटिक फेज, जिसको हम लोग एम फेज भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सेल हमारे पास डिवाइड हो जाता है, मीन्स कि एक सेल था, अभी एक सेल किसमें डिवाइड हो चुका है, टू सेल्स में डिवाइड हो चुका है, दिस इज वन एंड द सेकंड वन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये दो क्रोमोसोम से हमारे पास एक जो है एक सेल में चला गया है, दूसरा जो है वो दूसरे सेल में चला गया है, मीन्स के जो सेल का अंदरूनी स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, डिवाइड हो चुका है, और दो सेल्स जो है हमारे पास बन चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में जी नॉट फेज के बारे में। जी नॉट फेज में क्या, इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर भी हो और यूकैरियोट्स भी हो, मींस के उनके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता हो। सेल्स एंटर जी नॉट फेज फ्रॉम G1, सेल जो है वो G1 के बाद किस में एंटर हो जाते हैं, जी नॉट फेज में एंटर हो जाते हैं, एंड स्टॉप डिवाइडिंग, और अपने आप को डिवाइड करना क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सम सेल्स रिमेन इन जी नॉट सेल्स, सम सेल्स जो है वो, जो कुछ सेल्स होते हैं वो जी नॉट फेज में ही रहते हैं फॉर इंडेफिनिट पीरियड, इजी न्यूरॉन्स, जैसे कि न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ पे, जैसे कि न्यूरॉन्स हैं वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए कहाँ पे चले जाते हैं, जी नॉट फेज में चले जाते हैं। सम सेल्स एंटर जी नॉट फेज सेमी परमानेंटली, और कुछ जो सेल्स होते हैं वो जी नॉट फेज में सेमी परमानेंटली जाते हैं, मीन्स के वो बाहर भी आ सकते हैं, जैसा कि सम सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी, जैसा कि लिवर और किडनी के जो सेल्स हैं वो जी नॉट फेज में जाते हैं लेकिन सेमी परमानेंटली जाते हैं। मैनी सेल्स डू नॉट एंटर जी नॉट फेज, और जो कुछ सेल्स जो होते हैं और बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो जी नॉट में एंटर नहीं होते, एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म लाइफ, और जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो जी नॉट फेज में नहीं जाते, बल्कि क्या करते हैं कि वो हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए, हमारी फुल लाइफ जो है ना, थ्रू आउट वो डिवाइड करते ही रहते हैं, जैसे कि हमारी स्किन के सेल्स हैं। ठीक है, जो हमारी स्किन के सेल्स डेड हो चुके होते हैं वो हमारी स्किन से रिमूव हो जाते हैं, देन हमारी स्किन जो है वो न्यू बनती रहती है, और पुरानी स्किन जो है, डेड स्किन जो है वो रिमूव होती रहती है। तो जो स्किन के सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, वो जी नॉट फेज में एंटर नहीं होते। द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल, सेल साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं वो क्या है, एक तरतीब में होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं। ईच इवेंट अकर्स इन सिक्वेंशियल फैशन एंड इट्स इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल, ये जितने भी इवेंट्स हैं ये क्या है, एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, और इसको इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है इसको रिवर्स करना, मीन्स के इसको अगर एक सेल जी नोट फेज में आ चुका है तो उसको G1 फेज में ले जाना क्या है, इम्पॉसिबल है, वो दोबारा से उस फेज में वापस नहीं जा सकता। तो ये पूरा साइकिल जो है हमारे पास रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है माइटोसिस। इन 1880s जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्डर फ्लेमिंग ऑब्जर्व that in a dividing cell nucleus passes through a series of changes which he called mitosis। 1880 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम वॉल्टर फ्लेमिंग था, उसने ये एक ऑब्जर्व किया कि एक सेल जो है, एक न्यूक्लियस जो है वो एक सीरीज में से गुजरता है। ठीक है, जिसके अंदर उसके अंदर चेंजेस आती हैं और सेल जो है हमारे पास डिवाइड होते हैं। उसने वो जितने भी चेंजिंग इवेंट्स आ रहे हैं, सीरीज आ रही हैं, उनको एक नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है हमारे पास, माइटोसिस। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस जो है एक सेल डिवीजन की टाइप है, इन विच अ सेल डिवाइड, जिसके अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड होता है, तकसीम होता है इनटू टू डॉटर सेल्स, अपने ही जैसे क्या है, दो सेल्स में, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर वर प्रेजेंट इन पेरेंट सेल, सेम उतने ही क्रोमोसोम्स के साथ जो कि उसके पेरेंट सेल्स में मौजूद थे।
जैसा कि ये हमारे पास सेल है, ये पेरेंट सेल है और ये हमारे पास क्या है, 2 डॉटर सेल हैं। इस पेरेंट सेल ने क्या किया है, अपने ही जैसे 2 डॉटर सेल्स को बना दिया है, मींस के डिवीजन कर दिया है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस अकर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। माइटोसिस जो हमारे पास होती है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस हमारे पास नहीं हो सकती। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स जो है वो कहाँ पे होते हैं, माइटोसिस उनके अंदर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स अंडरगो अ प्रोसेस सिमिलर टू माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। एक प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है जिसके अंदर सेल्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। वाई? लेकिन उसके अंदर जो सेल्स हैं वो एक प्रॉपर डिवीजन में नहीं जाते, ठीक है, वो प्रॉपर माइटोसिस उनकी नहीं होती। वाई? क्यों नहीं होती? स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो माइटोसिस के अंदर क्यों नहीं जाते, एक उनकी प्रॉपर माइटोसिस क्यों नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आपको याद हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है, जब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, प्रोमिनेंट क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते, तो इस वजह से वो प्रॉपर माइटोसिस उसकी नहीं होती, बल्कि वो एक और प्रोसेस में से गुजरते हैं जिनको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की कुछ फेजेस हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है और हाईली रेगुलेटेड है। देयर आर 2 मेजर फेजेस। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज साइटोकाइनेसिस। हमारे पास 2 टाइप्स की इसके अंदर क्या हो रही होती हैं, डिविजन्स होती हैं, 2 फेजेस होती हैं। First one is the karyokinesis and the second one is the cytokinesis. Karyokinesis में हमारे पास क्या है, अब हम इन फेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। जो न्यूक्लियस की डिवीजन है वो आगे 4 फेजेस में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकंड वन इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड द लास्ट वन इज टीलोफेज। तो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस की भी आगे 4 फेजेस आ रही हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और कैरियोकाइनेसिस में मेनली होता क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। सोमैटिक सेल्स आर दोज विच फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है, हमारी जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है उसको बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। वाइल जर्म लाइन सेल्स आर दोज विच गिव राइज टू गैमीट्स, जो कि क्या बनाते हैं, हमारे पास गैमीट्स बनाते हैं और एग्स बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं, ठीक है। सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स जो है वो कहाँ पे जाते हैं, उनके अंदर माइटोसिस होती है, जबकि जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं उनके अंदर म्योसिस होते हैं। यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्म लाइन सेल्स। तो आपने बताना है कि सोमैटिक सेल्स जो है वो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करते हैं और जर्म लाइन सेल्स जो है वो गैमीट्स बनाते हैं। और जो सोमैटिक सेल्स जो है उनके अंदर माइटोसिस होती है और जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस होती है। ये हमारे पास 2 मेन डिफरेंस हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रोफेज, जो कि हमारे पास फर्स्ट फेज है इसकी कैरियोकाइनेसिस की। Normally, the genetic material in nucleus in a loose thread-like form called chromatin. एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो एक थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, एक धागे की तरह का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं, सुकर जाते हैं इनटू हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। स्टूडेंट प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल का हमारे पास कह लें वो किस फॉर्म में होता है, एक थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। तो प्रोफेज में आके वो क्रोमैटिन क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, सुकर जाता है और एक फॉर्म में आ जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। Since the genetic material has already been duplicated earlier in S phase, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि genetic material है वो S phase में already duplicate हो चुका है। Each chromosome is made of 2 sister chromatids, तो हर chromosome जो है वो क्या बना देता है, 2 sister chromatids बनाता है। Bound together at the same centromere, और वो जुड़े होते हैं किससे, एक सेंट्रोमेयर से, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से, जिसको हम लोग सेंट्रोमेयर भी बोलते हैं। ईच क्रोमोसोम आल्सो हैज काइनेटोकोर एट सेंट्रोमेयर,
और हर क्रोमोसोम में एक काइनेटोकोर होता है सेंट्रोमेयर में, ठीक है, एक काइनेटोकोर होता है सेंट्रोमेयर में। काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। काइनेटोकोर क्या है? एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। दैट इज द पॉइंट, ही एक ऐसा पॉइंट है वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच, जहां पे स्पिंडल फाइबर्स क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम था जिससे हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड आ गया, वन इज एंड द सेकंड वन दिस, ठीक है। देन हमारे पास ये आप लोगों को जो ग्रीन कलर में लाइंस नजर आ रही है, ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं, और इसका जो सेंटर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर बोलते हैं। और सेंट्रोमेयर में हमारे पास क्या है? ये काइनेटोकोर है, जिसने क्या किया हुआ है? इन स्पिंडल फाइबर्स को जोड़ के रखा हुआ है अपने पास। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स जो है उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता एंड डू नॉट फॉर्म स्पिंडल्स ड्यूरिंग डिवीजन। और ये ड्यूरिंग डिवीजन क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बनाते हैं। दैट इज व्हाई देयर डिवीजन इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस। इसी वजह से इनकी डिवीजन को हम लोग माइटोसिस नहीं कहते, बल्कि बाइनरी फिजन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस जो आज का हमने लेक्चर पढ़ा है इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, हम लोग उनको बनाते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल साइकिल। हमारे पास सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल मैंने आपको बताया कि एक इवेंट्स की सीरीज है जिसके अंदर सेल जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाता है, अपने आप की प्रोडक्शन करवाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास राइट द नेम्स ऑफ मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल। हमारे पास सेल साइकिल की मेजर फेजेस कौन कौन सी हैं? तो हमारे पास सेल साइकिल की मेजर फेजेस हैं इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन जी नॉट फेज। हमारे पास जी नॉट फेज क्या है? इन मल्टीसेलुलर यूकैरियोट सेल एंटर्स जी नॉट फेज फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग। सम सेल्स रिमेन इन जी नॉट फॉर इंडेफिनिट पीरियड लाइक न्यूरॉन्स। ये इसका आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइटोसिस। क्या माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल divides into two daughter cells each with the same number of chromosomes as were present in parent cells. And the next question is how many phases of mitotic सेल साइकिल हैव। कि माइटोसिस में जो सेल साइकिल में माइटोसिस होती है उसके अंदर कितनी फेजेस हमारे पास होती हैं? तो हमारे पास 2 फेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है, जबकि साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।